जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ सूर्य ग्रह के बारे में। वैसे तो हम सभी जानते हैं कि सूर्य अपने सौरमंडल का सबसे प्रबल और प्रतापी ग्रह माना गया है और ग्रहों का राजा भी सूर्य ही है। सूर्य कितना प्रबल है ये हम हमेशा देखते हैं। जिस तरह रात्रि में हम आकाश में असंख्य करोड़ों अरबों तारे अपनी खुली आंखों से यदि छत पर जाकर देखें तो हमें दिखते हैं। जैसे ही सूर्योदय होगा तो सभी तारे अपना अस्तित्व खो देते हैं। इसका कारण ये है कि सूर्य की जो चमक होती है, सूर्य का जो प्रबल प्रताप होता है, उसके सामने सभी चीज़ें अपना अस्तित्व खो देती है। तो उसी तरह कुंडली में भी सूर्य हमेशा प्रबल और प्रतापी होना चाहिए। जिसकी कुंडली में यदि मान ले सूर्य एकमात्र ग्रह बलवान हो, अच्छी स्थिति में हो और बाकी ग्रह यदि कमज़ोर हो तो वो अकेला ही ग्रह पूरी ज़िंदगी उस इंसान को मतलब कि अच्छा सुख दे देता है। जैसे कि मान लीजिए कि यदि जन्मकालीन समय सूर्य यदि लग्न में है तो ऐसा व्यक्ति का व्यक्तित्व, उसकी पर्सनैलिटी बहुत ही प्रबल और प्रतापी होगी। वह व्यक्ति बहुत ही स्वाभिमानी होगा। उस व्यक्ति का व्यक्तित्व इतना प्रतापी होगा कि उस व्यक्ति के आगे कोई ठहर भी नहीं सकता है। मतलब उसमें इतनी तो बौद्धिकता होगी, क्योंकि लग्न है। लग्न एक ऐसा स्थान है कि जो मतलब बौद्धिकता से जुड़ा हुआ है। इंसान का रंग रूप, उसकी बौद्धिकता वो प्रथम भाव से ही माना जाता है। तो यदि सूर्य उसमें स्वतंत्र रूप से है या और भी किसी ग्रह के साथ में भी होगा, लेकिन सूर्य हमेशा जहाँ होगा, सूर्य किसी भी ग्रह के साथ में होगा तो सूर्य हमेशा प्रबल माना जाता है। क्योंकि सूर्य के साथ बाकी ग्रह होने से वो बाकी ग्रह मतलब अस्त हो जाते हैं। तो बाकी ग्रहों का मतलब कि जो असर होता है वो क्षीण हो जाता है, वो अस्त हो जाता है। तो सूर्य हमेशा प्रबल माना जाता है, चाहे वो कुंडली में किसी भी स्थान में हो। अब जैसे लग्न में है तो उस इंसान की बुद्धि इतनी प्रखर होगी कि वो यूँ समझिए कि उसमें वो एक प्रकार का राजयोग माना जाएगा। ऐसा योग विशेष करके जो बड़े नेता होते हैं, सेनापति होते हैं, बड़े बड़े पुलिस अधिकारी होते हैं, जो हमेशा समाज में नेतृत्व करते हैं, ऐसे लोगों की कुंडली में सूर्य हमेशा स्वतंत्र रूप से होता है। या उनके साथ कोई न कोई ऐसे शुभ ग्रह होते हैं। जैसे मान लो चंद्र है, चंद्र नहीं होना चाहिए, क्योंकि चंद्र होने से मतलब चंद्रमा यदि अस्त हो जाएगा तो वो धन का कारक होता है चंद्रमा। और विशेष करके अमावस के दिन ऐसा योग होता है जब सूर्य और चंद्रमा दोनों एक होते हैं, तो वो अशुभ योग माना जाता है। तो उसके साथ चंद्रमा नहीं होना चाहिए। लेकिन गुरु है, मंगल है, यदि ऐसे ग्रह हो गए तो वो और भी मतलब कि उच्च अधिकारी है, सेना अधिकारी है, बड़े पुलिस अधिकारी है, या कोई भी प्रशासनिक अधिकारी जैसे IAS वगैरह बनने वाले हैं, या राज्य सरकारों के जो कर्मचारी होते हैं उच्च पद वाले, वो सब ऐसे ही लोगों को लाभ मिलता है। दूसरे स्थान में यदि मान लीजिए सूर्य है, स्वतंत्र भाव से है, तो उससे भी विपुल धन प्राप्त कराता है, क्योंकि दूसरा स्थान भी सूर्य के लिए अच्छा माना। अच्छा, एक बात और है कि सूर्य के साथ दूसरे भाव में दूसरे ग्रह कौन से हैं। जैसे मान लीजिए इसके साथ राहु हो गया तो ऐसा व्यक्ति मतलब कभी उसको धन के मामले में उसके लिए अच्छा नहीं रहेगा। चंद्रमा हो गया तो चंद्रमा भी अस्त रहेगा, तो वो भी अच्छा नहीं रहेगा। इसके साथ में यदि मान लो सूर्य के साथ में यदि शुक्र है तो थोड़ा अच्छा लाभ दे पाएगा। और भी कोई शुभ ग्रह होगा तो अच्छा लाभ है। और यदि कोई मतलब एक्चुअली क्या है कि सूर्य किसी भी भाव में हो, उसके साथ चंद्र, मंगल और गुरु ये इसके मित्र हैं। लेकिन चंद्र को छोड़कर यदि मंगल और गुरु दोनों ग्रह होने से हमेशा अच्छा लाभ देगा। और शनि, राहु और शुक्र ये इसके शत्रु ग्रह माने जाते हैं। तो कुंडली के 12 भावों में सूर्य यदि स्वतंत्र रूप से सिर्फ 6ठे, 8वें और 12वें भाव को छोड़कर यदि कहीं भी होगा तो वो हमेशा अच्छा लाभ देगा, सिवाय राहु, शुक्र और शनि के साथ में इसकी युति नहीं होनी चाहिए।
तो ये प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान, तृतीय स्थान पराक्रम का स्थान है। ये स्थान भी मतलब कि सरकारी नौकरी है, बड़े उच्च अधिकारी है, उच्च पदों के लिए हैं, या कोई भी मतलब बड़ा, यदि क्योंकि पराक्रम का स्थान है, यदि साथ में यदि गुरु है, चंद्र है, ऐसे यदि योग बन जाए तो बड़े व्यापार है, या बड़े बड़े इंजीनियर हैं, या ऐसे क्षेत्रों में भी मतलब कि, और गुरु होने से मान लो कि कोई जैसे चिकित्सक की जैसे जो भी लाइन होती है, या उसमें मतलब कि उसको अच्छी सफलता मिलती है। चौथा स्थान में माता का स्थान, जो सुख का स्थान माना जाता है, वहाँ भी यदि मित्र भाव में है, स्वराशि में है, तो हमेशा अच्छा सुख दे पाएगा, उसको वाहन सुख वगैरह मिलेगा। और पंचम स्थान में यदि है तो उसे संतान के द्वारा भी उसका भाग्योदय हमेशा होगा। छठे स्थान में सूर्य हमेशा अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि छठा स्थान, 8वां स्थान, 12वां स्थान हमेशा नेष्ट स्थान कहे जाते हैं। और यहाँ पर होने से भले स्वतंत्र हो या चाहे किसी के साथ भी हो, सूर्य यहाँ पे हमेशा उसको गुप्त रोगी बनाएगा, या उसको किसी तरह की शुक्राणु दोष है, या शत्रुओं की उसमें अधिकता रहेगी, या क्योंकि ये शत्रु स्थान भी माना जाता है और रोग का स्थान भी माना जाता है, तो यहाँ पे मतलब उसको रोगी भी माना जाता है। सप्तम स्थान जो कि स्त्री का स्थान, या पति कारक और पत्नी कारक, चाहे स्त्री की कुंडली होगा तो पति कारक है, और पुरुष की कुंडली होगी तो पत्नी कारक है, तो यहाँ भी सूर्य अच्छा ही माना जाता है। अब रहा 8वां भाव। 8वां भाव में सूर्य हमेशा नेष्ट फल देता है, क्यों कि 8वें भाव से उसकी दृष्टि सीधी दूसरे भाव में धन स्थान पर मानी जाती है, और ये वैसे शनि का कारक स्थान माना जाता है। तो यहाँ पे सूर्य मतलब कि कभी भी अच्छा फल नहीं दे पाता, यहाँ इंसान को हमेशा वो रोगी बनाए रखता है। तो इसलिए यदि यहाँ सूर्य है तो वो किसी न किसी मतलब कि उसको रोग है या उसके स्वास्थ्य के बारे में उसको हमेशा चिंता रहेगी, और ऐसी चिंता रहेगी कि उसका जो संचित धन रहेगा वो हमेशा उसका उन रोगों के ऊपर उनको खर्च करना पड़ेगा। अब रहा नवम भाव। नवम भाव हमेशा सूर्य के लिए अच्छा माना जाता है, वो इंसान का यदि सूर्य यहाँ है तो भाग्योदय कराता है। और विशेष करके यदि चंद्र कुंडली में जैसे मान लो कि सूर्य है, सिंह राशि का स्वामी माना जाता है, तो सिंह राशि का स्वामी होगा तो नवम भाव में मेष राशि होगी, तो मेष राशि में क्या है, सूर्य हमेशा उच्च का हो जाता है। तो यदि यहाँ पर यदि मान ली मेष राशि है तो सूर्य कुंडली में कहीं भी होगा तो उसकी मतलब कि उसका हमेशा भाग्योदय उसकी दशा अंतरदशा में वो करवाता ही है। और उसमें एक बात और है दोस्तों कि सूर्य हमेशा यदि वहाँ है तो 22 और 24 साल की उम्र में ही उसका भाग्योदय करवा देता है, तो ये चीज़ है। और इसकी विषुवती दशा 6 वर्ष की होती है। यदि अच्छी कंडीशन में है सूर्य तो 6 वर्ष की उसकी विषुवती दशा में निश्चित रूप से उसको लाभ देता है, और यदि खराब स्थिति में होगा तो उस 6 वर्षों में उसको नेक्स्ट फल मिलेगा, चाहे स्वास्थ्य के बारे में, धन हानि के बारे में वगैरह। तो ये सूर्य की विशेष करके कुछ विशेषताएं हैं। तो सूर्य हमेशा मेष राशि में उच्च का होता है और तुला राशि में हमेशा नीच का होता है। तुला राशि वैसे शुक्र की राशि है, लेकिन अब वो कहाँ पर स्थित है कुंडली में, वो सब देखने लायक चीज़ें होती हैं। तो आप अपनी कुंडली में इस चीज़ का अवलोकन कीजिए। और विशेष करके एक बात और है कि सूर्य हमेशा लग्न, नवम भाव और दशम भाव, इन तीनों का कार्यक्रम माना जाता है, और इन तीनों में यदि होगा तो इन भावों का जो भी जो गुण होते हैं उन भावों में हमेशा वो वृद्धि करता है दोस्तों। तो ये सूर्य का एक मतलब भाव है। इसी तरह मतलब कि नवम भाव को मैंने बताया, दशम भाव जो पिता कारक है, तो यदि वहाँ सूर्य यदि है दशम भाव में तो हमेशा पिता से उसको विपुल पैतृक संपत्ति उसको मिलेगी। फिर एकादश भाव, एकादश इनकम ऑफ सोर्स का भाव है, यदि सूर्य वहाँ स्वतंत्र रूप से होगा तो वो स्वार्जित धन प्राप्त करेगा, और उसमें मतलब कि वो नए नए अवसर उसको जीवन में मिलते रहेंगे, और वो स्व उपार्जित धन उसको मिलेगा। द्वादश भाव है, द्वादश भाव भी मतलब नेक्स्ट भाव माना गया है। यहाँ भी यदि मतलब कि होगा तो उसकी सीधी दृष्टि छठे भाव में पड़ती है, जो कि रोग और शत्रु और कर्ज का घर है दोस्तों। तो यहाँ छठे भाव में होने से वो इंसान हमेशा कर्ज से मतलब कि ग्रसित रहेगा और रोगी भी रहेगा, और मतलब सूर्य यदि या मतलब होने से उसको कभी अच्छा फल नहीं मिलेगा। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखने की है। इसलिए आप अपनी कुंडली में यदि सूर्य कहाँ पर है उसका अवलोकन करिए, और यदि आपकी कोई भी दुविधा है, समस्या है, तो आप मेरे
मैं जो व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूँ उसमें मेरे व्हाट्सअप पर आप मैसेज भेजिए, मैं आपका उसका जो भी उचित समाधान होगा आपको मैं वापस प्रत्युत्तर में उसका उचित समाधान आपको दे दूँगा। धन्यवाद दोस्तों। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।